ये है दिल्ली दर्पण। आपने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रिक्वेस्ट को मानते हुए आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके समय निकालने के लिए आपको आभार प्रकट करता हूं। जो आज हमारा मंच है वो आपके सामने है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली के सम्मानित अध्यक्ष और एक लोकप्रिय जनप्रिय ऐसे नेता दिल्ली के जो लगातार जनहित और जनकल्याण के जो भी विषय हैं उनको लेकर दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर संघर्ष कर रहे हैं। माननीय भाई देवेंद्र यादव जी यहाँ हैं। हमारे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व विधायक दिल्ली के चाइन चौक से, और महिलाओं के विषय पर मैं कहूं कि विशेषकर जो लगातार दिल्ली और देश में काम कर रही हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की मदद के लिए जो हमेशा एक सजग प्रहरी के रूप में काम कर रही है, बहन अलका लांबा जी यहाँ हैं। हमारे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और एससी विभाग के हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो विशेष तौर पर एक पिछड़े और दलित समाज की आवाज़ बनकर दिल्ली और देश में लगातार हमारी लीडरशिप के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। श्री राजेंद्र पाल गौतम साहब भी यहाँ हैं। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सभी लोग आपके बीच अपनी बात रखेंगे। आपको जो दिल्ली की जनता की आवाज़ है, जो दर्द और परेशानी पिछले सालों में वो झेल रहे हैं, उसको आपके सम्मुख रखेंगे। और जो विषय पे आप चर्चा कर रहे थे, क्या विषय है? विषय है कि जो पिछले लगभग 12 साल से 2013 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई, श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार, जिसने दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट किया था, चाहे दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके परेशानी रही, हम जो है पूरी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्लीन फ्यूल पे लेके आए, बहुत विरोध हुआ, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, लोगों के उस परेशानी को देखते हुए कि सांस रुक जाती है, उस सांस को निर्विवाद चलती रहे, उसके लिए काम किया। दिल्ली में चाहे मेट्रो का डेवलपमेंट हो, चाहे दूसरा काम हो, सड़कों का रखरखाव हो, उस पर काम किया। साथ ही साथ जो और दिल्ली की परेशानियां रहीं, उन सब पे एक नया चेहरा दिल्ली को दिया था। और आप देख रहे हैं कि जो ये डायस पे जो हमारा जो डिस्प्ले है, जो हमारा ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें ये स्पष्टता के साथ कहा गया है कि एक तरफ 2013 तक, 1998 में जब दिल्ली कांग्रेस को मिली, इतने खराब हालात थे, उससे 2013 तक 15 सालों में दिल्ली के आम जनमानस की मानवीय दृष्टिकोण के साथ सेवा अगर किसी पार्टी ने की तो कांग्रेस के सरकार ने की। और दिल्ली को ऐसा चमचमाती दिल्ली, वर्ल्ड लेवल सिटी बनाया जिसको लोग रहते हुए प्राउड फील करते थे। उसके एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखा, कई 100% ग्रीन पैड बढ़ाया। और आज फिर से 11-12 साल की दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा कि स्वर्ग और नर्क की तुलना हो रही है। तो ये आपके सामने है विषय हमारा। और 30 तारीख का जो कॉरपोरेशन का वोटिंग है, उससे पहले इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे नेतागण, हमारा पैनल यहाँ आपके सम्मुख है। मैं दलजीत जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले शुरू करें। थैंक यू। एक छोटा सा
खाली की और गारंटी हर वचन निभाने की, दिल्ली को संवारने की। श्रद्धेय शीला जी के नेतृत्व में दिल्ली को स्वर्ग जैसा बनाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दिल्ली में 65 से अधिक फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी और 60 से अधिक एफओबी, सबवे बनाए गए। पानी की आपूर्ति 591 एमजीडी से बढ़कर 850 एमजीडी हुई और सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 284 एमजीडी से बढ़कर 545 एमजीडी तक पहुंची। बिजली क्षेत्र में बड़े सुधारों के चलते दिल्ली में बिजली कटौती लगभग खत्म हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 60% से घटकर 17% रह गया। 2002 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में बदला गया और मेट्रो के फेज 1 व फेज 2 का निर्माण हुआ। डीटीसी बेड़ों को आधुनिक बनाया गया, जो 3131 पुरानी बसों से बढ़कर 5800 से अधिक सीएनजी बसों तक पहुंच गया। इस दौरान 6 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। दिल्ली सरकार के अस्पताल 25 से बढ़कर 38 हुए और बेड 24,025 से बढ़कर 43,500 हो गए। ये था दिल्ली का स्वर्णिम काल, मगर फिर शुरू हुआ नर्क काल, जब आए केजरीवाल। ईमानदारी की राजनीति का मुखौटा पहनकर झूठ फरेब की राजनीति की। शराब घोटाले सहित भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में इनके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जेल गए। दिल्ली की सरकार जेल से चली। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हों या बच्चों के स्कूल, हर जगह दारू के ठेके खोल दिए गए। एक पर एक मुफ्त शराब मिलने लगी। दिल्ली बर्बाद होती गई। हवा खराब, यमुना मैली, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। मगर दिल्ली ने यह भी देखा कि कट्टर ईमानदार का शानदार शीश महल भी खड़ा होता गया। जिसने कहा था कि वो कभी अपने लिए सरकारी बंगला नहीं लेगा, उसने जनता के पैसों से खुद के लिए शीश महल बनवाया, जहां उसके लिए पर्सनल जिम से लेकर महंगे झालर, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने वाले टॉयलेट तक लगवाए गए। जिसने कहा था मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो आज मुख्यमंत्री न होने के बावजूद भारी भरकम सिक्योरिटी के लाव लश्कर के साथ चलता है। इसके बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। ना जाने कितने इंजन वाली सरकार दिल्ली में होने के बावजूद ना तो आज तक महिलाओं को 2,500 रुपए दिए, ना 500 में गैस सिलेंडर दिए, ना ही होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर दिया गया। इन्होंने महंगाई से गरीबों को राहत भी नहीं दी और तो और गरीबों का सर्वनाश भी किया। झुग्गियों को बेरहम बुलडोजर के तले रौंद दिया गया। हजारों परिवारों को बेघर कर दिया गया। रेखा गुप्ता ने छठ व्रतियों के लिए मैली यमुना वाले घाट का इंतजाम किया, वहीं प्रधानमंत्री के लिए वीआईपी घाट बनवाया। रेखा के राज में दिल्ली की हवा में जहर इस स्तर तक घुल गया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो दिल्ली कभी विश्व की सबसे ग्रीन राजधानी का खिताब जीतती थी, वो विश्व प्रदूषण में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गई। अब तो सभी जान चुके हैं, रेखा जी की है 100 मीटर लंबी जुबान, जिससे वो घोषणाएं तो बहुत कर देती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं होता उसमें से कोई भी काम। आप सभी ने देखा हमारी प्यारी दिल्ली का स्वर्ग से नर्क तक का सफर। ये स्पष्ट है कि भाजपा आपने दिल्ली को सिर्फ धोखा दिया है। दिल्ली अब फिर से बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की तरफ देख रही है, क्योंकि कांग्रेस ही दिल्ली को संवार सकती है। दिल्ली फिर से कांग्रेस लाना चाहती है, अपनी प्यारी दिल्ली को फिर से स्वर्ग बनाना चाहती है। थैंक यू आप सबको। ये जो डिस्प्ले था, इससे आज का विषय भी स्पष्ट हो गया होगा और मैं समझता हूँ कि सच है ये बहुत बड़ा। हमारे मध्य अभी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी और विधायक काजी निजामुद्दीन साहब अभी आए हैं। हमारे मंच पे स्वागत है। आपने मुख्य रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना है, तो काजी साहब आपका स्वागत है। अब मैं सबसे पहले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लेडी फर्स्ट, तो यहाँ वो हम जो चाहते हैं, ये तो सिर्फ कहते हैं, मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया, लेकिन दिल्ली का जो हाल है महिलाओं का, उस पर चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहन अलका लांबा जी को आपसे अपनी बात।
आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। दिल्ली की कमान जिनके हाथ में है और बहुत मजबूती के साथ, एक मजबूत संगठन के साथ दिल्ली के मुद्दों को, जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व विधायक रहे, लंबा सफर संगठन और राजनीति दिल्ली में रहा है, बहुत योगदान रहा है। देवेंद्र यादव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने आज की इस प्रेस वार्ता में हमें आमंत्रित किया। हमारे साथ काजी निजामुद्दीन जी भी हैं, जो प्रभारी हैं, विधायक हैं, उत्तराखंड से हैं। हमारे बीच में दानिश जी हैं, पूर्व विधायक, राजस्थान सचिव प्रभारी हैं, अभी आए हैं। मेरे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं, विधायक रहे आप भी। लंबा सफर हमारा छात्र राजनीति से, जहां से रेखा का सफर शुरू होता है, वहीं से दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हमने भी सफर शुरू किया। मेरे साथ गौतम जी बैठे हैं। गौतम जी दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे और हम दोनों दिल्ली विधानसभा में एक साथ विधायक भी रहे 2015 से 20 तक। कुछ लोग दिल्ली में हैं, हम भी दिल्ली में हैं, पर हम दिल्ली में ही नहीं हैं, हम दिल्ली भी हैं। हम दिल्ली हैं। हम दिल्ली में, मैं अगर बात करूं कि पैदा हुई, पली बड़ी और दिल्ली को बनते और बिगड़ते हुए, आबाद और बर्बाद होते हुए इन पिछले 30 सालों में देखा है। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल से अगर हमने शुरुआत की कि दिल्ली स्वर्ग से नर्क की तरफ बढ़ रही है और हम इसे मूक दर्शक बनकर बैठते हुए नहीं देखेंगे, ये फैसला दिल्ली के अध्यक्ष ने किया है और हम इनके साथ खड़े हैं। मैं अगर एक महिला के तौर पर भारत की राजधानी को आकलन करूं सुरक्षा के, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ थप्पड़ कांड हो जाता है, उन्हीं के आवास में। ये कोई छोटी घटना थी कि भारत की राजधानी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन, सरकार, सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह जी, थप्पड़ कांड हो जाता है। हिम्मत, आप सोच सकते हैं। और उसके बाद आप बाहर निकलिए। आज अभी 4 घंटे पहले की खबर है, 65 साल की महिला, उम्र क्या है, 65 साल की महिला, बलात्कार की कोशिश की उसके साथ। राजधानी दिल्ली है, 4 घंटे पहले अमित शाह जी, रेखा जी 65 साल की महिला के साथ जबरदस्ती की गई और उसको, उसकी मौत, उसकी हत्या कर दी गई। झाड़ियों में लाश मिल रही है उसकी। यहां पर क्या आप बोलना चाहेंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं। और ये मामला आदर्श नगर का है, भारत की राजधानी दिल्ली का ही है। महिला का पीछा किया जा रहा है, महिला असुरक्षित है, महिला को हमला किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। कोई सीसीटीवी कैमरा देखने वाला नहीं, कोई तुरंत घटना पे आकर उसे बचाने वाला नहीं है। वहां लाइट का अभाव था कि अंधेरे का फायदा उठा के सीसीटीवी कैमरा ना होने की वजह से एक अपराधी, और ये अपराधी ने पहली बार अपराध नहीं किया। पुलिस ने जो जांच में पाया, पकड़ा तो पता लगा ये गुजरात के भरूच में नाबालिग बेटियों के अपराध में पहले ही दोषी है। थप्पड़ कांड में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वाला भी गुजरात से दिल्ली का सफर करता है और यहां वाला भी भरूच से नाबालिग बेटियों के अपराध में दोषी है, यहां आकर इतना बड़ा कांड कर लेता है। अगर इस बात को कहूं तो अगर 4 घंटे पहले की यह घटना हमने पढ़ी है, तो 2 घंटे पहले दिल्ली के ही द्वारका में एक कार में एक लाश मिली है, गला घोट के हत्या एक महिला की कर दी गई है। सरेआम कार के अंदर हत्या हो रही है, लाश मिल रही है और दिल्ली सुरक्षित है। यहां से आकलन करना बनता है कि दिल्ली, बिल्कुल भी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, दुख भी होता है जब अमेरिका में एडवाइजरी जारी की जाती है कि भारत की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। एडवाइजरी होती है कि आप भारत जाएं, राजधानी दिल्ली जाएं, तो महिलाएं अपनी सुरक्षा, एम्बेसी उनको सतर्क करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए, भारत के लिए, भारत की राजधानी दिल्ली के लिए क्या हो सकती है। और मैं बहुत से महिला अध्यक्ष हूं, बहुत से लोगों से मिलती हूं, खासतौर से जो हमारी विदेशी, हमारे पर्यटन महिलाएं हैं, वो जब दिल्ली में घूमती है तो अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती है और अपने साथ हुए अनुभवों को भी वो शेयर करती हैं कि किस तरह से उनसे छेड़खानी करने की कोशिश की गई है और उसके सबूत मांगे जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में उसके सबूत नहीं मिलते हैं। ये सुरक्षा की बात है। अमित शाह जी का भाषण चलाना चाहिए था। दिवाली आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर, दिवाली गई, होली गई, ये लालच, ये धोखा, ये झूठ। और फिर अमित शाह जी कहेंगे वो तो चुनावी जुमले होते हैं, बोल दिया था, देना थोड़ी ना होता था। तो इसको इतने हल्के में दिल्ली की महिलाएं नहीं लेंगी। दिल्ली की महिला सड़कों पर उतरी हुई हैं और मजबूती से उतरेंगी। और अमित शाह जी अब किसी और का नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आपके किए गए वायदों का ही घेराव करेंगी कि कहां है वो 2500 रुपया जो आपने वायदा किया था,
कहाँ है? 8 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन 2,500 हजार रुपया आएगा। आप इतनी आसानी से धोखा देकर बचकर निकल नहीं सकते हैं। दिल्ली अपराध की राजधानी है। हवाओं की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 घंटे घूमने के लिए निकलते हैं और बयान देते हैं कि 1 घंटा वो बाहर इस जहरीली हवा में घूमे और उनकी तबीयत खराब हो गई। मुख्य न्यायाधीश, कीजिए कुछ, कीजिए कुछ। ये राजधानी दिल्ली हर बार गैस चैम्बर बनती है, हर बार लोग अदालतों की तरफ जाते हैं। एक मासूम बच्चे का वीडियो बिल्कुल दिल दहलाने वाला है कि वो दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद जो है वो बिल्कुल दिल्ली में बीमार पड़ जाता है और एम्स में वो बच्चा ऑपरेशन सर्जरियों से गुजर रहा है। ये बच्चे का दोषी अपराधी कोई और नहीं, दिल्ली की भाजपा सरकार, केंद्र शासित सरकार, ये है इस बच्चे की अपराधी है। कटघरे में आप भी खड़े होंगे। हवाएं अगर जहरीली हैं तो अब तो कोई बहाना नहीं है, अब तो कोई बहाना नहीं है। अब 4 टायर डबल इंजन की सरकार कहते थे, अब केंद्र में सरकार भाजपा की, एलजी भाजपा का, मुख्यमंत्री भाजपा का, एमसीडी में भाजपा, पूरी तरह से अब बहानेबाजियां नहीं होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने 10 साल कम नहीं थे, आबाद दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। इसीलिए हम लोगों ने उनका साथ छोड़ा, दिल्ली के लिए साथ छोड़ा, दिल्ली के भविष्य के लिए हमने अपनी सत्ता, अपनी विधायकी छोड़ी और एक संघर्ष का रास्ता चुना कि दिल्ली संघर्ष के रास्ते से वापस हम अपने एक बेहतर जो तस्वीर है उसमें लाएंगे। यमुना का पानी के लिए छठ के तस्वीरों को किस तरीके से छठ मैया का भावनाओं पर आ जाते हैं, हकीकत में नहीं कि यमुना सच में जहरीली दूषित हो चुकी है, लेकिन भावनाओं पर कि छठ मैया का अपमान हो गया, मां को गाली दे दी। यानी कि मुद्दे से भटकाना कोई इनसे जाने, मुद्दे बिल्कुल हाशिए पे चले जाते हैं और विवाद केंद्र पे आ जाता है। डॉक्टर के पास जाओ, कहते हवा पानी बदल दीजिए। हवा पानी बदलने के लिए दिल्ली बदलनी पड़ेगी और दिल्ली बदलनी पड़ेगी, दिल्ली छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली को बदलने का फैसला एक बार फिर से हम सब ने मिलकर किया है और मैं बिल्कुल कहूंगी दोनों अपराधी हैं, दोनों दोषी हैं। 10 साल आम आदमी पार्टी को मिले और उसके बाद आज जो है भाजपा की सरकार मजबूत स्थिर सरकार है, लेकिन ईमानदारी नहीं दिख रही है। रेखा जी के साथ मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक लंबा सफर तय किया। मुझे लगा अनुभव की उन्हें कमी है कि पहली बार विधायक बनी, पहली बार ही मोदी जी ने निपटाना होता है, बड़े बड़े को भाजपा ने शाने, तो पहली बार के विधायक को लाई और सारा वो बाहर ही नहीं निपटाने का काम करते, वो भाजपा के भीतर भी जहां उनको कोई चुनौती मिलती है उन्हें निपटाने का काम करते हैं। पहली बार के विधायक अनुभव है नहीं है, सदन में कभी पहले बैठे या नहीं बैठे हैं। हम भी जब पहली बार विधायक बने तो 1 साल हमें सदनों में किस तरीके से सवाल लगते हैं, किस तरह से जवाब आते हैं, किस तरीके से कानून बनते हैं और किस तरीके से प्रशासन की जवाबदेही सरकार जनता के प्रति तय करती है, ये समझने में हमें लगा है। लेकिन हमारे पास समर्थन, सपोर्ट नहीं था। रेखा जी के पास सब कुछ है, लेकिन मैं वो देख रही हूं जिस तरीके से वो सिर्फ बयानबाजी, बहुत खूबसूरत तस्वीर, लंबी जुबान है सिर्फ कि मेरे मंत्रियों को मैंने कहा रोज कूड़े के ढेर के सामने जाइए और कूड़े के ढेर को कहिए तुझे तो जाना होगा, तुझे तो जाना होगा, और वही काम हो रहा है। कूड़े का ढेर ऐसा नहीं जाएगा कि तुझे जाना होगा। यमुना की सफाई के हमने दृश्य, जैसी सरकार बनी अगले 2 दिन में सारे मंत्री, यमुना में मशीनें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, यमुना की सफाई हो रही है। वो पहले 15 दिन शपथ के बाद के ड्रामे शुरू हो गए थे, धोखा देना। आज कहां है? कितनी साफ हुई, कितनी इंच साफ हुई? हमने देखा किस तरह से पूजा, छठ मैया की पूजा में प्रधानमंत्री मोदी जी को आना था, तो इसलिए यमुना को भी बांट दिया गया। हवा दूषित, पानी जहरीला, आपकी अपराध की राजधानी बन चुकी है। ये धोखे वाली सरकार है। इस धोखे वाली सरकार को पूरा देवेंद्र यादव जी आपके साथ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। मैं इस बात को महसूस करती हूँ देवेंद्र जी, हम लोग, मैं वैसी एक चर्चा आपसे कर रही हूँ, हम लोग अभी इंदिरा भवन में केसी वेणुगोपाल जी ने 14 तारीख को जो रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर देश भर का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, देश के लाखों लोग आ रहे हैं, उसमें दिल्ली पर भी हमारी चर्चा हुई और इसकी तारीफ हुई कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आपकी अध्यक्षता में बिल्कुल दिल्ली के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है। लेकिन फिर हुआ, बज नहीं है, माहौल नहीं बन रहा है। ये कौन लोग हैं जो माहौल नहीं बनने देना चाहते? ये कौन लोग हैं? छात्र, युवा, गैर राजनीतिक तरीके से इंडिया गेट पे लोकतांत्रिक, संवैधानिक
अहिंसा के रास्ते पर चलते, प्रोटेस्ट कर रहे थे, साफ हवा जीने के लिए मांग रहे थे। आपने उनको बर्बरता से कुचलने का प्रयास किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको अदालत में पेश किया, उन्हें जेल में भेजा। आज हम लोगों ने तय कर लिया, देवेंद्र यादव जी, हम दिल्ली की इस सरकार को, भाजपा की सरकार को आराम से बैठने नहीं देंगे। और आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो तालमेल है, जो खेल है कि कांग्रेस को किसी तरह बाहर रखिएगा वरना आप और हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, ये हम होने नहीं देंगे। तो मैं बिल्कुल कहूंगी, हम दिल्ली को लेकर बेहद चिंतित हैं। दिल्ली एक अपराध की राजधानी है, जहरीली हवाएं, पीने का पानी दूषित है, और इसको लेकर मैं दिल्ली के करोड़ों की जो हमारी लोग हैं उन्हें विश्वास दिलाते हैं। विश्वास रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस पे हम पूरा नेतृत्व एक साथ मिलकर, हमारा एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के लोगों को लेकर चिंतित है और दिल्ली के हालात को बदलने का हमने फैसला किया। उसके लिए हमें उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम उसे चुकाएंगे। लेकिन दिल्ली की इस लड़ाई को हम अंतिम समय तक, जब तक वो अपने मकसद मंजिल तक, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, अपराध मुक्त, यहाँ की जो विकास की बात है, जिस तरह के फ्लाईओवर, मेट्रो की बात की, हर हिसाब से एक आदर्श दिल्ली वापस हमारी दिल्ली नहीं बनाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये मेरा विश्वास दिल्ली के लोगों को है। धन्यवाद। थैंक यू बहन अलका जी, आपने बड़ी विस्तार से महिलाओं के साथ साथ दिल्ली के और भी विषय को छुआ और अपनी बात रखी। अब मैं श्री राजेंद्र पाल गौतम जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, जो हमारे एससी विभाग के ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं और दिल्ली में पूर्व मंत्री हैं, कि वो प्रेस से अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने गरीब बच्चे सरकारी स्कूल जो प्राइवेट का खर्चा नहीं उठा सकते थे, उनके लिए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बनाए, ताकि वहाँ से गरीबों के बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़ पाएँ। और उन स्कूलों में एडमिशन के लिए बाकायदा एक शर्त रखी गई कि वहाँ छठी में एडमिशन छठी से शुरू होता था, और पहले से ये निर्धारित कर दिया उसमें केवल सरकारी स्कूल से जो 5वीं पास करेगा, केवल वही बच्चे उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो सरकारी स्कूलों से गरीबों के बच्चे भी एग्ज़ाम पास करके राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में आए। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, उन तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज़ में प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली सरकार के कांग्रेस के बनाए हुए उन स्कूलों से बच्चे निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एडवोकेट्स, जजेस बने। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन स्कूलों का केवल नाम परिवर्तित किया। उन स्कूलों का नाम जो डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किया, और एक बहुत बड़ा जो घोटाला उन्होंने उसमें कर दिया कि पहले केवल सरकारी स्कूल के बच्चे उस स्कूलों में एंट्रेंस दे के आ सकते थे, उसके अंदर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए भी 50% सीट पर उनके लिए भी उन्होंने एंट्री खोल दी। अब आप बताइए, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है और एक बच्चा गरीब सरकारी से पढ़ रहा है, तो दोनों बच्चे जब वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ क्या सरकारी स्कूल के बच्चे आ पाएंगे या फिर प्राइवेट के आ पाएंगे। इस तरीके से एक तरफ तो उधर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, केवल SC/ST नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम गरीब बच्चे जो प्राइवेट का खर्चा नहीं उठा सकते, उनके साथ धोखा किया। और उस धोखे को और आगे बढ़ाने का काम आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। उन स्कूलों का नाम जो स्कूल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रखा था, उन्होंने केवल क्या किया, उसका नाम बदल कर अब CM श्री कर दिया। यानी बीजेपी उससे भी आगे निकल के, उनको तो वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर से ही नफरत है, इसीलिए उन्होंने नाम ही बदल दिया।
और केवल इतना नहीं, एक तरफ कांग्रेस के टाइम पर शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड के माध्यम से दलितों के, SC ST के बच्चों के लिए, OBC के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की योजना बनाई, और स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उस सरकार के माध्यम उस फंड के माध्यम से उनको इतना स्कॉलरशिप मिल जाता था कि उस स्कॉलरशिप से पैसे से ही लोग अपनी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तमाम फीस देकर लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते थे। लेकिन और आप देखिएगा कि एक समय कांग्रेस की सरकार में जो इनकम क्राइटेरिया 2,50,000 किया, अब आप देख लीजिए कि 11 साल 12 साल केंद्र में सरकार को हो गए और दिल्ली में भी सरकार को बदले हुए 13-14 साल हो गए। इस पूरे कार्यकाल का देख लीजिए कि लोगों की तनख्वाहें तो तब से 3 गुना के करीब हो गई, लेकिन इनकम क्राइटेरिया जो 2.5 लाख था वो आज भी 2.5 लाख है। EWS का क्राइटेरिया तो 8 लाख है, लेकिन SC ST और OBC का जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो केवल 2.5 लाख है, वो आज तक नहीं बढ़ा पिछले 12-13 सालों में। और दूसरी तरफ उनकी स्कॉलरशिप को लगातार घटाया जा रहा है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान के फंड को लगभग खत्म कर दिया। तीसरा, जो कांग्रेस के टाइम पर दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बना था, जिसके माध्यम से स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती थी SC ST OBC के बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब बच्चों को, महिलाओं को, विकलांगों को। और उसके बाद DSFDC के माध्यम से बहुत ही सस्ते दर पर उनको लोन दे दिया जाता था। आपको जान के दुख होगा, आप अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लास्ट के 3-4 साल का रिकॉर्ड देख लें और उसके बाद BJP के सरकार का कार्यकाल का वो देख लें, तो DSFDC पूरी तरह बंद है। आज DSFD के एम्प्लॉइज को, जो उसके कर्मचारी हैं, उनको लगातार पिछले 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिली। कोर्ट में जाके लड़े तो जाके पीछे 1 साल की तनख्वाह मिली, और उसके बाद की अब लगभग 1 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। जब तनख्वाह ही नहीं मिली और आगे उसको फंड नहीं दिया जा रहा, ना केंद्र सरकार उनको बजट दे रही है, ना ही दिल्ली की सरकार दे रही है, और बजट ना होने की वजह से जो स्वरोजगार योजना थी वो बंद हो गई है। आज कोई भी लोन, जो सस्ते दर पे छोटे छोटे लोन मिल जाते थे, 20,000 का, 50,000 का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख तक का, जिससे आपने देखा होगा हरी भरी योजना दिल्ली में चली थी, बसेस जो STA के अंडर में चलती थी, उन बसों के लिए लोन मिलता था। और SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा लाभ लेकर जो गरीब लोग अलग अलग तरह के अपने खुद के स्वरोजगार शुरू कर पाए, और उन लोगों ने नौकरी देने का काम किया। आज दिल्ली के अंदर जो बेरोजगारी तो बढ़ी है ही, लेकिन जो दिल्ली की योजना दिल्ली के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने की थी, वो योजना DSFDC को फंड ना देकर इस सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दी। और ये काम केजरीवाल जी के सरकार के लास्ट के 2-3 साल में शुरू हुआ, और आज वो बिल्कुल खत्म है। आज केवल वायदे हैं, ऊपर बातें, हवाई बातें हैं, लेकिन SC ST के लिए डेवलपमेंट के लिए कोई भी फंड, आप इनका बजट स्पीच देख लीजिए, बजट में क्या फंड किया वो देख लीजिए, और 3 साल में SC ST पे कितना बजट खर्च हुआ उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन है। एक तरफ SC ST के विकास के लिए कांग्रेस ने योजनाएं बनाई थी, लेकिन उन योजनाओं को लगभग पूरी तरह ठप कर दिया। और आपको याद होगा, जब दिल्ली के अंदर मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर था, SC ST OBC वेलफेयर मिनिस्टर था, तो मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए SC ST नहीं बल्कि गरीब बच्चों के लिए भी एक योजना, बड़ी एक अलग तरह की योजना बनाई थी, जिसको नाम दिया था जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। उस योजना के माध्यम से न केवल SC ST के बल्कि किसी भी जाति के बच्चे जिनके परिवार की इनकम 8 लाख तक है, ऐसे 15,000 दिल्ली के बच्चों को सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, लॉ की कोचिंग, रेलवेज, बैंकिंग, पुलिस और तमाम तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी कोचिंग के लिए व्यवस्था की थी। और मुझे दुख इस बात का है कि पिछली सरकारों ने फंड ना देकर और धीरे धीरे अफसरशाही ने उस स्कीम को ठप किया। लेकिन BJP ने आने के बाद तो एक तो होना ये चाहिए था कि उसकी स्कीम में सुधार करते, अधिकारियों को उसके लिए बाध्य करते कि वो स्कीम को अच्छे से लागू करें। और सपोज करो स्कीम बनी, आपको लगता है उसमें कोई और सुधार की जरूरत है तो वो कर देनी चाहिए थी। लेकिन BJP की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आज कोई योजना बच्चों के लिए कोचिंग के लिए है। उन्होंने घोषणा की थी हम 15,000 रुपये साल कोचिंग के लिए देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 15,000 में कौन सी कोचिंग हो जाएगी भाई? आप सब लोग बताइए,
पत्रकार बंधु बताइए, पूरे देश के लोगों के सामने मैं ये रखना चाहता हूं, 15,000 रुपए में देश में कौन सी कोचिंग है जिस कोचिंग को लेके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर या लॉ की डिग्री या कोई मैनेजमेंट की डिग्री या बी आर्किटेक्ट की डिग्री, कौन सी डिग्री की कोचिंग है जो 15,000 रुपए में हो जाएगी? ऐसा कौन सा कोर्स है जो 1 महीने के अंदर हो जाएगा? तो ये पूरी तरीके से जितनी भी योजनाएं इन वर्गों के लिए, विकास के लिए बनाई गई थी, और मुझे दुख है कि ये कांग्रेस के टाइम पे बनी, आज खत्म हो रही हैं। दिल्ली के अंदर कम से कम 45 जे कॉलोनीज हैं जिनके पास जो लोग झुग्गियों में रहते थे, मेजोरिटी में उसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग रहते थे। एक दिल्ली की वो कांग्रेस की सरकार थी जिसने उन गरीब लोगों को उनकी झोपड़ियों से निकालकर उनको 22-22 गज के प्लॉट देकर प्लॉट का मालिक बनाया, मकान उनका बनवाया, उनके लिए आगे बढ़ने की व्यवस्था की। एक आज की बीजेपी की सरकार है जिसने उनके मकानों को तोड़ दिया है, उनको लैंडलेस कर दिया, घर से बेघर कर दिया। तो ऐसे हालात में आप देखिए, वो लोग जो केवल फर्जी दावे करते हैं, उनके दावों में और उनके बोलने के क्रियान्वयन में कितना बड़ा अंतर है, इस बात को दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे दिल्ली के लोग कांग्रेस के टाइम को याद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को तय करना पड़ेगा, उनको झूठे वायदे करने वाले, झूठे सपने दिखाने वाले, भ्रष्टाचार खत्म करके लोकपाल लाकर काला धन वापस लाने की बात करने वाले आज कहाँ हैं, और जिन लोगों ने कहा कम बोला ज़्यादा, आज वो कहाँ हैं। और ये भी समझना पड़ेगा कि हमें निष्पक्ष रूप से, कोई भी केवल पार्टी की बात नहीं, निष्पक्ष रूप से जो जनता के लिए काम करे उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और मेरी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है, मीडिया से निवेदन है, कम से कम जो सच है उसको लोगों को दिखाइए, सच सामने आना चाहिए। अदरवाइज एक सरकार जनता के अधिकारों का हनन करती जा रही है, डेमोक्रेसी को पूरी तरह वीकेंड करती जा रही है, इलेक्शन कमीशन सहित तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और उसके बाद आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं देश के प्रजातंत्र और संविधान को खत्म कर देगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने गरीब की बात रखी, उस गरीब आम आवाम। एक बात और छोटी सी मेरी रह गई, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की सरकार ने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया है, और ये इसका सीधा उदाहरण है। मैं आपको बताता हूँ, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका के अंदर दिल्ली सरकार की है, और उसके अंदर 5 साल की लॉ की डिग्री है। उस डिग्री को करने से पहले 3-4 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करना पड़ता है, और उसके बाद अगर आपका बच्चा क्वालिफाई करता है, 1 साल की फीस 3,71,000 रुपये है। उसमें हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा शामिल नहीं है। अगर उस खर्चे को जोड़ लिया जाए तो कम से कम 5 लाख रुपया 1 साल के अंदर खर्च होता है। NLU का 5 साल की लॉ की BA LLB की डिग्री, टोटल खर्चा मिनिमम 5 साल का 25 लाख प्लस 3 लाख एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग, यानी 28 लाख। केवल SC ST छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी कितने % लोग हैं जो 28 लाख खर्च करके अपने बच्चे की एक लॉ में एडमिशन, लॉ की डिग्री करवा सकते हैं। दूसरी बात, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये डाटा मैं आपको पूरा डाटा उपलब्ध करा दूंगा, NLU का भी, DTU का भी, और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का भी, IP यूनिवर्सिटी का भी, तमाम दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आप ये देखिए, यहाँ एक इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री करने के लिए कोचिंग से अलग, हॉस्टल के खर्चे से अलग, बाकी तमाम खर्चे से अलग, केवल फीस 11,52,000 रुपये 4 साल की डिग्री है। यानी लगभग 3 लाख रुपया 1 साल का इंजीनियरिंग का खर्च है। एंट्रेंस की कोचिंग का खर्चा 3 लाख अलग है, और इसके बाद हॉस्टल का खर्चा सालाना, उनके खाने का खर्चा, बाकी सारे खर्चे जोड़ें तो एक बच्चे को कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए, तब वो दिल्ली की सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, लॉ कॉलेज पूरी तरीके से इसको इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है, जबकि ये कोई कमाई का साधन नहीं होना चाहिए था। सरकार को जनता के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दिल्ली की सरकार को उठाना चाहिए था। थैंक यू। थैंक यू गौतम जी, आपने दिल्ली के गरीब बच्चों की जो परेशानी है, और विशेषकर हायर एजुकेशन के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जिम्मेदारी से बात रखी। हमारे बीच हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली के सह प्रभारी और सचिव भाई दानिश अबरार जी, और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और दिल्ली के हमारे, विशेषकर मैं कहूँ कि बड़े जिम्मेदार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरी चीज़ों पर लड़ने वाले नेता अभिषेक दत्त जी भी मौजूद हैं, और इनका बहुत बहुत इस मंच पर स्वागत है। अब मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ
हमारे एआईसीसी के दिल्ली के प्रभारी और विधायक और ऐसे नेता जो बहुत संवेदनशीलता के साथ दिल्ली के लोगों की लड़ाई, जिनकी रहनुमाई में दिल्ली कांग्रेस लड़ रही है, काजी निजामुद्दीन साहब से कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद अनिल जी। सम्मानित मंच, सम्मानित सभी पत्रकारगण, एक समय था जब देश भर से लोग दिल्ली आया करते थे और दिल्ली आने के बाद रोज़गार की तलाश में दिल्ली आया करते थे और रोज़गार की तलाश में दिल्ली आते थे और रोज़गार पाते थे। और आज वही दिल्ली जब से कांग्रेस के हाथ से गई है, ये कांग्रेस के टाइम की बात है, और फिर केजरीवाल जी का टाइम आया, देश की सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी की बनी और अब रेखा जी की सरकार है। यूथ कांग्रेस ने कैंप लगाया तालकटोरा स्टेडियम में, जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसिलिटेट किया। तो कॉरपोरेट्स और बेरोजगारों के बीच में एक इंटरेक्शन था। आपने देखा कि वहाँ कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार आए। जहाँ देश भर से लोग रोजगार लेने के लिए आते थे, वहाँ बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई, ये दिल्ली सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। दिल्ली वो दिल्ली जिस दिल्ली में सबसे ग्रीन कैपिटल, सबसे हरी राजधानी कहलाई, और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हमने देखा है कि जब कोई राजनीतिक व्यक्ति जितनी जितनी राजनीतिक जिम्मेदारी जनता उसको देती है, दल को या व्यक्ति को, उतना ही उसको उसका दिल बड़ा होता चला जाता है और उतना ही उसमें गंभीरता आती चली जाती है और उतना ही गंभीरता के साथ जनता के लिए काम करना शुरू करता है। यहाँ हम उल्टा देख रहे हैं। जितनी राजनीतिक शक्ति संभव है वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ निहित है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, और केंद्र के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर कॉरपोरेशन के मेयर भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद अगर जो जनता के मुद्दे हैं जब उनसे के बारे में बात की जाती है तो मुख्यमंत्री बड़े ही गैर जिम्मेदाराना जवाब देती है। शायद किसी भी राजनीति के हिस्से में कहीं भी आप देखें, राजनीतिक गलियारों में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक ताज़ा तरीन के मुझको प्रदूषण दहेज में मिला है, ये एक बहुत ही गंभीर और ख़राब किस्म का बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान शायद कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। ये शायद दिल्ली की जनता ने जो इनको मैंडेट दिया है उसको हल्के में ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि एक गैर जिम्मेदाराना सरकार बनाई है भाजपा की, और उससे पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की, वो ये कहकर आए थे कि हम अलग हटकर राजनीति करेंगे, अलग हटकर हम सरकार बनाएंगे। और वो आपके सामने जो कैंडिडेट हमारे यहाँ विनोद नगर के कैंडिडेट हैं, उनका स्टिंग ऑपरेशन एक बार नहीं 2 बार उनके पति का हुआ है। कल ही हमने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और एक प्रेजेंटेशन के शराब कैंडिडेट के रिश्तेदार और आम आदमी पार्टी से संबंधित लोगों की गाड़ियों में जो शराबें बांटने के लिए आई हैं, महंगी शराबें, जिसकी एफआईआर है, वीडियो है प्रॉपर, वो दिल्ली में किस प्रकार की राजनीति ला रहे हैं। एक तो दिल्ली की हवा को दूषित कर दिया और अब दिल्ली की राजनीति को भी दूषित कर रहे हैं। और केजरीवाल जी ने तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी कि दिल्ली में प्रदूषण होता है तो आसपास के इलाकों में, हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो
किसान फसल के बाद अपने खेतों में आग लगाते हैं, उससे प्रदूषण आता है। धान के खेतों में जो आग लगती है उससे, फसल कटने के बाद उससे दिल्ली में प्रदूषण आता है। आपने कभी गौर किया है कि सबसे ज़्यादा धान हमारे देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उधम सिंह नगर, काशीपुर, वहाँ पर धान सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। वहाँ किसान अपने खेत में आग लगाते हैं, वहाँ क्यों प्रदूषण नहीं होता? रायपुर में क्यों नहीं होता? या वो जीपीएस लगाकर सारा धुआं इकट्ठा होकर बिल्कुल ठीक इंडिया गेट पर आता है, इकट्ठा होता है? ब्लेम गेम, जिम्मेदारी से भागना सीखे कोई तो केजरीवाल जी से सीखे, और किसी गंभीर मुद्दे को, सांस से ज़्यादा गंभीर मुद्दा कोई और नहीं हो सकता, उसको हल्के में लेना सीखे तो कोई रेखा गुप्ता जी से सीखे। ये आज की तारीख में जो विषय संसद में चर्चा का है, जो विषय केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इमरजेंसी घोषित करने का है, उसको हल्के में ले रहे हैं। और कूड़े के पहाड़ से लेकर टूटी सड़क तक, अनुसूचित जाति हो या महिलाओं का विषय हो, उनको लेकर आज प्रदेश का हाल खराब कर रखा है। उधर हम तेलंगाना सरकार कांग्रेस की है, कर्नाटक सरकार कांग्रेस की है। जनता से जो वादे किए थे, सभी वादों पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। पूर्ववर्ती राजस्थान की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की रही हो, तो जो वादे कांग्रेस पार्टी ने वहाँ चुनावी मैनिफेस्टो में चुनाव के दौरान जनता से किए, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारें पूरा करती हैं और करती रही हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में जनता के बीच में जो बात कहती है, उस बात को पूरा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे 15 लाख से शुरू हो जाइए खातों में आने, काला धन से शुरू हो जाइए, 2 करोड़ रोजगार सालाना से शुरू हो जाइए, कोई सी भी बात से शुरू, महंगाई से शुरू हो जाइए, रुपए और डॉलर की वैल्यू को देख लीजिए, काला धन स्विस बैंक से लाने की बात को देखिए, महंगाई कम करने की बात को देखिए। इन सभी बातों को देखते हुए आप इतिहास देखिए पिछले 12 साल मोदी जी की सरकार का, और लगभग 10 महीने के आसपास हो गए रेखा गुप्ता जी की सरकार को। ये सिवाय झूठ बोलने के, जनता को बहकाने के, अपने वादों से मुकरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। अब सिवाय कांग्रेस पार्टी के और कोई विकल्प नहीं। जो जनता के बीच में आते हैं, कहकर आते हैं, वो ही पूरा करते हैं। और हम आने वाले ये 12 उपचुनाव हैं कॉरपोरेशन के, जनता की आवाज़ बनकर हम उठेंगे। और आम आदमी पार्टी के जिसको जनता ने मैंडेट दिया था एमसीडी में जीत का, वो ईडी और सीबीआई के दबाव में केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और जैन साहब फंसे हुए थे। उनकी नस दबा रखी है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। उस दबाव में मैदान छोड़कर बीजेपी की थाली में उन्होंने जीत परोस दी। कांग्रेस पार्टी कम सही, लेकिन अपने कम मेंबर्स के साथ हम लोग चुनाव में खड़े रहे, अड़े रहे। कांग्रेस पार्टी मोदी जी की सरकार का भी सामना करेगी, रेखा गुप्ता जी की भी सरकार का सामना करेगी, और कोई भी जो जनहित के विषय होंगे उनको, जनता के विषयों को उजागर करने का और पब्लिक डोमेन में लाने का काम करेगी। चाहे हम किसी सदन में हों या किसी सदन में ना हो, हम जनता की आवाज़ बनकर जनता के बीच में रहेंगे। हमारी पार्टी का प्रदेश का संगठन देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, महिलाओं का संगठन अलका लांबा जी के नेतृत्व में और राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में, चाहे अभिषेक जी हों, चाहे दानिश जी, हम सब आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एमसीडी के जो चुनाव हैं, इसमें जनता समझेगी कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों जनता को छल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और एक ही विकल्प है, कांग्रेस। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया जनाब काजी निजामुद्दीन साहब का, जिन्होंने दिल्ली के उस नौजवान बेरोजगार से लेकर अपनी बात शुरू की कि किस तरह से 800,000 किलोमीटर से दूर से आने वाले नौजवान को दिल्ली में अपने सपनों में रंग भरने का मौका मिलता था, रोजगार मिलता था, अपने कार्य क्षमता के अनुसार दिल्ली में रोजी रोटी कमा पाता था। लेकिन आज
इन सरकारों के नाकामी की वजह से 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से दिल्ली का नौजवान त्रस्त और परस्त है। साथ ही साथ पॉल्यूशन और दूसरे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। और सच है कि बदलाव का समय है और ये बदलाव की शुरुआत निश्चित तौर पर श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस आम आवाम के जो काम और जो मुद्दे हमने जिस तरह से रखे हैं, उठाए हैं, जिनके लिए लड़े हैं, और इन दोनों सरकारों से जो लगातार ब्लेम गेम करती हैं, एक दूसरे पर थोपती हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो बदलाव यहीं से शुरू होगा, इसी कॉरपोरेशन के चुनावों से शुरू होगा। और उस बदलाव के नायक के रूप में श्री देवेंद्र यादव जी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज इस संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली की बात और दिल्ली के लोगों की बात मजबूती से रखें। नमस्कार साथियों, आवाज आ रही है ना? वो जब तक खुद को नहीं लगता ना तो नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली में विपक्ष की आवाज को मजबूती प्रदान करने के लिए आप यहां पर पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विशेष प्रेस वार्ता में हमारे साथ मौजूद आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब, जो लगातार दिल्ली के संगठन को और दिल्ली की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब के साथ साथ दानिश अबरार साहब, जो हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, आप हमारे बीच में हैं। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब, जो पूर्व में मंत्री रहे और अभी एससी डिपार्टमेंट के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं। हमारी बहन अलका लांबा जी, जो एक मुखर आवाज़ हैं, देश भर में महिलाओं के साथ साथ जो समस्याएं होती हैं उसको लगातार उठाने का काम कर रही हैं। हमारे बीच में भाई अनिल भारद्वाज जी, जो लगातार हमारे आपके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते लगातार दिल्ली की समस्याओं को आपके सामने रखते रहते हैं। एक और हमारे छोटे भाई और बहुत ही मैं कहूँगा मुखर आवाज़, एक संगठन का बेहतर समझ रखने वाले अभिषेक दत्त जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सभी की मौजूदगी में अपना जो मुख्य विषय है, जैसा कि आपने अभी वीडियो हमने 5 मिनट का आपके सामने रखा और उसमें जो दिल्ली की स्थिति थी उससे हमने आप सभी को अवगत कराने की कोशिश की गई है। और ये एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली जो कांग्रेस के 15 साल के राज में आदरणीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बनाने में तो कामयाब हुई थी, लेकिन साथ के साथ इस दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में पहचान दिलाने का काम कांग्रेस ने उस समय किया। और लोग निश्चित ही उस समय क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें हमने कहा है कि हेवन टू हेल, और हेवन क्या होता है? हेवन वही होता है कि एक वर्ल्ड क्लास सिटी हो जिसमें सभी का ध्यान रखा जाए, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट्स हों, चाहे वो डेवलपमेंटल इश्यूज हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या एनवायरनमेंट के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं कि ये वही दिल्ली है जो एक समय में वर्ल्ड की जो ग्रीनेस्ट कैपिटल होती थी उनमें शुमार हुआ करती थी। लेकिन उसी हेवन से हेल का जो ये रास्ता पिछले 12 साल में हुआ, जिसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन बराबर की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी भी है, क्योंकि इस 12 साल के दौरान जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जहां कॉरपोरेशन में लगातार भारतीय जनता पार्टी बनी रही,
वहीं आम आदमी पार्टी, जिसको एक सुंदर दिल्ली मिली थी, जिसको एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली मिली थी, जिसको एक ग्रीन दिल्ली मिली थी, जिसको एक ऐसी दिल्ली मिली थी जिसमें सबको बराबरी का हक मिलता था, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया जाता था, जिसके बारे में अभी आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी बहुत सारी बातें रखी कि किस तरीके से हमने दिल्ली को बनाने का काम किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में लगातार दिल्ली की हालत बद से बदतर होती चली गई। और अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर विस्तार से ज़रूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, आजकल लोग जो हैं वो बातों को भूलते बहुत जल्दी हैं, तो ये ज़रूरी है कि दिल्ली की जनता को कम से कम हम ये याद दिलाते रहें कि क्या हालत हमने दिल्ली की, जिस समय 98 में, याद कीजिए 93 से 98 भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी दिल्ली में, और उस समय जो हालात थे, चाहे वो बिजली के थे, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थे या इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, बहुत बदतर हालात में थे। और ये वही दिल्ली थी जो सिर्फ 1.7% ग्रीन कवर उस समय दिल्ली में हुआ करता था। तो 15 साल के राज में कांग्रेस ने उस ग्रीन कवर को 20% तक पहुंचाने का काम किया। वहीं हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक बेहतर शेप देने की कोशिश की, और उसी के चलते मुझे खुशी है इस बात की, ये बात कहते हुए, कि कांग्रेस के सरकार के रहते ही सभी डीजल की बसेस को कन्वर्ट किया गया सीएनजी बसेस में। मुझे याद है लो फ्लोर बसेस, लास्ट जब हमारा समय था तो उस समय बहुत सारी लो फ्लोर बसेस को भी हमने इंट्रोड्यूस करने का काम किया। आज हालत क्या है? आज लगभग 2000 जो बसेस हैं, जहां 12 साल में तो एक भी कोई बस खरीदी नहीं गई। आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो पिछले 10 महीने में इनकी उपलब्धि यह है कि 2000 डीटीसी की बसेस को रोड से हटा लिया गया। आपको याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मेट्रो की शुरुआत की गई। मेट्रो का फेज 1 और फेज 2 कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुआ, और समय से पहले बहुत सफाई के साथ, किसी भी मैस के बिना हमने देखा है कि एक नए स्टैंडर्ड्स उसको एग्जीक्यूट करने में हमारी सरकार ने लगाए, और कहीं ना कहीं वो दोनों फेजेस हमने समय से पहले उनको पूरा करने का काम किया। आज हालत क्या है? आज मेट्रो ओवरलोडेड है। आज मेट्रो की स्थिति ये है कि जो भी फेज शुरू होता है वो समय से ख़त्म ही नहीं हो पाता है। आज हालात ये है कि मेट्रो के किराए बढ़ जाते हैं। आज हम चर्चा करना चाहते हैं दिल्ली की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी। ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छी सिटी होने के लिए सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखती है। लिहाजा अभी मुझसे पहले बोलते हुए आदरणीय अलका जी ने विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके के हालात आज दिल्ली में हो गए हैं। जिस स्टेट में स्टेट की मुख्यमंत्री सेफ नहीं हो, वहाँ पर और किसी महिला, एक आम महिला से के लिए क्या सुरक्षा होगी या क्या उम्मीद एक आम महिला या एक व्यक्ति कर सकता है, ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दिल्ली वही दिल्ली जिसमें 65 साल की एक बुजुर्ग महिला सेफ नहीं है, वहीं 4 साल का बच्चा भी, एक बच्ची भी आज इस दिल्ली में सेफ नहीं है। और ये वही दिल्ली है जिसमें लाल किले जैसी स्थान पर बम विस्फोट हो जाता है, और जो आतंकी वो बम लेकर पिछले 24 घंटे उससे पहले लगातार दिल्ली में घूमता हुआ, उसको ट्रेस किया गया, लेकिन समय रहते उसको पकड़ने में नाकामयाब ये सरकार रही। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम इस दिल्ली में, क्योंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और शिक्षा के बारे में विस्तार से अभी चर्चा आदरणीय गौतम जी ने की कि किस तरीके से शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं
उनको किस तरीके से रियायत दी जा सके। और उसका जीता जागता उदाहरण फीस वृद्धि का जो कानून लेकर आए, वो पूरी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं सड़कों पर उतरे, उस फीस वृद्धि कानून को पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के अधीन कर दिया गया। ये शिक्षा जो सभी का मूल अधिकार है, एक तरफ कांग्रेस है जो शिक्षा का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ उस शिक्षा को कुछ चंद लोगों के हाथ में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करने का काम कर रही है। साथियों, ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम बात करें कि ये दिल्ली किन लोगों ने बनाई थी। दिल्ली, जैसा कि आदरणीय काजी साहब कह रहे थे, यहाँ पर लोग आते थे इस उम्मीद में कि दिल्ली में हमें रोजगार मिलेगा, और बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में जो आया वो दिल्ली का ही होकर रह गया। ये वही दिल्ली है जो कभी क्लस्टर्स में आकर जिन्होंने अपना बसेरा बनाने का काम किया। दिल्ली की कांग्रेस की सरकार जब थी, हमने उन लोगों को ना सिर्फ सुविधाएं प्रदान की, झुग्गी बस्तियों में फ्री पानी और फ्री बिजली हमेशा से मिलती रही, या वहाँ की सड़कें बनाने का काम किया, बल्कि उनको स्थायी मकान देने का काम भी दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने किया। 2013 में लगभग 56,000 मकान, 56,000 परिवारों के लिए मकान मल्टी स्टोरी बनाकर देने का काम भी किसी ने किया, तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन हालात ये हैं कि एक हेवन की तरफ जाती हुई एक अच्छे कैपिटल के रूप में उभरने वाली दिल्ली का केजरीवाल जी और रेखा जी ने हालात ये कर दिए कि वो 56,000 मकान जो किसी के घर के ऊपर एक पक्की छत दे सकते थे, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान कर सकते थे, वही मकान आज जर्जर कर टूट गए हैं। वहां पर हालात नहीं बची कि वहां पर कोई रह सके। उस हालात में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? ये वही केजरीवाल है जो गरीबों का हितैषी बनने की नौटंकी करता है, जो दलितों के हितैषी बनने की कोशिश करता है। आपने अभी सुना कि किस तरीके से उन्होंने जो चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे अन्य चीजें हैं, उनके ऊपर लगातार कटौती करने का काम किया। आज अगर मैं कहूं कि दिल्ली में 3 इन सिटू प्रोजेक्ट्स जिसके तहत वहीं पर पक्के मकान देने का काम भी किसी ने शुरू किया, तो वो हमारी भारत सरकार आदरणीय अजय माकन जी के नेतृत्व में हमने देखा कि 3 कठपुतली कॉलोनी हो, कालका जी हो, या वजीरपुर में जेलर वाला बाग हो, ये तीनों जगह पर हमने ऊंचे मकान बनाकर लोगों को वहीं झुग्गी की जगह पर मकान देने का काम भी किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारे प्रोजेक्ट्स सिमटते नजर आ रहे हैं। आज वो सारे प्रोजेक्ट्स गरीबों को मकान देने के बजाय अगर इस सरकार ने कुछ किया तो उनके मकान उजाड़ने का काम किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले आप हर बार लगातार झुग्गी बस्तियों में जाकर उनको आश्वस्त करते रहे कि हम आपको राशन कार्ड देंगे, हम आपको पक्के मकान देंगे, हम आपको पेंशन देने का काम करेंगे, हम आपके यहाँ की सुविधाओं को बेहतर करने का काम करेंगे। जैसे ही सरकार आई, चंद पूंजीपतियों के हाथ में खेलते हुए, जो उनका मॉडल हमेशा से रहा है, जो प्राइम लोकेशन की जगह थी उन पर बुलडोजर चला दिया गया। और माफ कीजिएगा, ये वही मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब वो बुलडोजर चल रहे थे तब भी केजरीवाल जी कहां थे? केजरीवाल जी अपनी ऐशगाह में थे, पंजाब कूच कर चुके थे। उन्हें चिंता नहीं थी कि दिल्ली का बनाने वाला जो वो मजदूर साथी जिसके ऊपर छत आज उजाड़ दी गई है, उनके दुख सुख के कोई सुध लेने के लिए वहां पर कोई व्यक्ति पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पहुंचा, राहुल गांधी पहुंचा, कोई और नहीं पहुंचा। ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है।
वो हमेशा गरीब विरोधी रही है। गरीबियों को खत्म करने का काम नहीं, उन्होंने गरीब को मिटाने का काम करने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं ये बात अधूरी रहेगी, क्योंकि आज जिस तरीके से वातावरण की स्थिति है, हम सब अभी चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में पहचान जिसने बनाई, आज हालात ये हैं कि लगातार AQI का जो सूचकांक है वो 400 के पार लगातार चल रहा है, और उसको सिर्फ अगर कंट्रोल करने की कोई कोशिश हो रही है तो ये कोशिश हो रही है कि उस डेटा को मैनिपुलेट कैसे करें। जहां पर मॉनिटर्स लगे हैं वहां पर छिड़काव करके आप दिल्ली के वातावरण को बेहतर नहीं कर सकते। आपको समय रहते यदि चर्चा करते, पड़ोसी राज्यों से चर्चा करते, आप ग्रैब 2 ग्रैब 3 समय रहते लगाते, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। आप यमुना की सफाई की बात करते हैं, यमुना की सफाई के हालात आपके और हमारे सबके सामने हैं। किस तरीके से एक नया मॉडल लाकर VIP लोगों के लिए अलग घाट और आम जनता के लिए वही गंदी यमुना या छोटे छोटे पिट्स बनाकर उनमें पानी भरने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ये आज इस बात की चिंता भी बहुत ज़रूरी है कि अकेले दिल्ली में लगभग 17,188 मौत सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती हैं हर साल। ये मेरा डाटा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन IHME का डेटा है, और उसके अनुसार 17,188 मौतें हर साल दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती हैं। आप ड्रामा तो करते हैं कि आपने पटाखे बैन को रुकवाने का, ग्रीन पटाखे की बात करते हैं। आप को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली को अगर बेहतर बनाना है तो दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाना पड़ेगा। इस सरकार ने अगर कुछ किया है तो सबसे पहले पेड़ों के काटने की परमिशन देने का काम किया। ये वो दिल्ली जिसको जरूरत है एक ग्रीन लंग्स की, वहीं अगर दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 887 पेड़ काटने की परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मौलाना आजाद रोड नई बिल्डिंग में 476 पेड़ काटने की मंजूरी दिल्ली की सरकार ने दी। नेताजी नगर में 501 पेड़ काटने की मंजूरी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप दिल्ली को किस ओर लेकर जा रहे हैं। आज जरूरी है कि हमारे जो वातावरण को, जो बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि 90% जो जनता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आज के वातावरण की वजह से हो रही हैं। हम जो पैसे वाले लोग हैं, जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो रिसोर्सेज वाले लोग हैं, वो तो एयर प्यूरिफायर्स अपने घर में लगाकर काम चला सकते हैं, लेकिन वो झुग्गी वाला व्यक्ति, वो उसकी हालत क्या होगी, उसके बच्चों की हालत क्या होगी, हम और आप वो उसको इमेजिन शायद नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यही है कि इस सरकार को अपने कर्मचारियों की चिंता तो है। ग्रैब 3 लगाने के बाद 50% हाजिरी की बात तो की आपने, लेकिन जो स्कूल में जाने वाले बच्चों के बारे में आपने छुट्टी तक घोषित नहीं की। आपने सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों की चिंता करते हुए उनको छुट्टी दी, लेकिन सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी अनाउंस करना आपने ठीक नहीं समझा। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं, उसके लिए भी आप सब जानते हैं, अभी हमने वीडियो में भी बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से समयबद्ध तरीके से हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बेहतर किया, हॉस्पिटल्स नए बनाए, हमने बेड्स नए ऐड करने का काम किया। आपने कुछ किया
तो जो हमारी सरकारी डिस्पेंसरीज पहले थी उनका नाम आम मोहल्ला क्लिनिक के रूप में आम आदमी पार्टी ने किया, और आज आरोग्य मंदिर के नाम पर पुनः एक बार उनका नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर सकती है, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। बिजली संकट की बात करें तो बिजली कटौती जो 93 से 98 में हुआ करती थी, ट्रांसफार्मर की लड़ाई हुआ करती थी कि ट्रांसफार्मर रुक गया तो कहाँ पर ट्रांसफार्मर लगेगा, आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि उसी ओर अग्रसर होती है दिल्ली दिख रही है, क्योंकि आज किस समय लाइट चली जाए, पोस्ट से पोस्ट एरिया में भी आज लाइट जा रही है। पीपीएसी लगातार आप बढ़ा रहे हैं, लगभग 8 से 10% आपने जो टैरिफ है एक आम व्यक्ति का उसको बढ़ाने का काम इस दौरान किया है। और भ्रष्टाचार के बारे में तो आप अच्छी तरीके से सभी जानते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मैं, क्योंकि गरीब मजदूर हैं और मजदूरों को इस ग्राफ 3 के दौरान ये कहा गया कि आप अपने घर में रहेंगे, आप छुट्टी, आप कोई काम नहीं कर सकते। कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी आपने उन गरीबों के पेट पर लात तो मार दी, लेकिन उनको भत्ता देने का काम नहीं किया। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार को सेंसिटिव होना पड़ेगा बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, खास तौर पे जो दलित और पिछड़े हमारे साथी हैं उनको बराबरी का मौका देने का काम इस सरकार को करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं कि पहली बार दिल्ली को टोल प्लाजा भी गिफ्ट में मिला है, पहली बार, जबकि कानून को बदलकर कानून ये कहता था कि किसी भी म्युनिसिपल लिमिट में आप टोल चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन पहली बार जिन लोगों की, जिन गरीब परिवारों की, किसानों की जमीन के ऊपर आपने UER-2 बनाया, उन्हीं से आपने टोल चार्ज करने का काम भी इस दौरान शुरू किया। जबकि म्युनिसिपल लिमिट होने के बावजूद आपने कानून को बदल दिया, क्योंकि कुछ चंद लोगों को फायदा आपको पहुंचाना था। ये जो सरकार, जो माननीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे हैं कि चंद जो पूंजीपति हैं उन्हीं की सरकार है, इसलिए आज ज़रूरी है कि हम चर्चा करें कि ये जो सरकार है वो कितनी सेंसिटिव है, कितना डेवलपमेंट की ओर इसका ध्यान है, या सिर्फ और सिर्फ जो कल हमने बात की कि रेखा जी की 100 मीटर की लंबी जबान तो है, वो आज वादे करने में, बातें करने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है, लेकिन अगर उसकी धरातल पर चेक किया जाए तो कहीं पर कुछ नज़र नहीं आता है। साथियों, मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 30 तारीख को कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, इस मौके पर कॉरपोरेशन की वर्किंग, कॉरपोरेशन के द्वारा जो हर गली और कोने में जो कूड़ा इकट्ठा हो गया है, नालियां भरी पड़ी हैं, कूड़े के पहाड़ों को उनके सामने मंत्री जाकर उनको कहते हैं कि तेरे को हटना पड़ेगा, यही समस्या का समाधान आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से चाहे वो गली की नाली साफ होनी है तो उनके सामने अब लोगों को खड़े होकर नाली के सामने यही कहना पड़ेगा, नाली तुझे साफ होना पड़ेगा, कूड़े तुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, वातावरण तुझे ठीक होना पड़ेगा, डेवलपमेंट तुझे होना पड़ेगा। बसेस, गड्ढे अगर आज पूरी दिल्ली में हैं तो खड़े गड्ढे के सामने भी खड़ा होकर यही कहना पड़ेगा, गड्ढे तुझे ठीक तो भरना पड़ेगा, तुझे ठीक होना पड़ेगा। क्या यही सॉल्यूशंस हैं? साथियों, मैं ये ज़रूर आप सबसे कहना चाहता था कि आज एक ऐसी सरकार हमारे बीच में है जो लगातार चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाए वो तो बहुत अच्छे से जानती है। इसका एक एग्जाम्पल हमने अभी कुछ दिन पहले आपके सामने रखा कि इतना शोर मचने के बावजूद दिल्ली में
बिहार में जिस तरीके से आपने एसआईआर लागू किया, वोट की चोरी की, माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात को रखा। हमें उम्मीद थी कि उस सब से ये कुछ तो सीख लेंगे और दिल्ली के जो ये बाई इलेक्शन है, कम से कम यहाँ पर किसी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कैडर का, हमारे जो बूथ के वर्कर्स हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल अभी हमें दिया जिसमें ये वोटर लिस्ट मैं आप सबके सामने रखता हूँ। ये वोटर लिस्ट है वजीरपुर की और इसका मतदान केंद्र जो है भाग संख्या वो 13 है, मतलब बूथ नंबर 13। इसमें एक महानुभाव हैं जिनका चेहरा 91 बार 91 टाइम्स, सोचिए एक ही लिस्ट में 91 बार हमने उनको मार्क किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, एक ही चेहरा। ये लगभग ये पूरी गिनती आपके सामने रख रहा हूं मैं, 91 टाइम्स है। एक ही फोटो विद डिफरेंट नेम्स, विद डिफरेंट एड्रेस, लेकिन 91 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब सीधा है ये वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 1000 वोटर्स हैं, उसमें से 90 लोगों को तो कम से कम उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा है इसके द्वारा। क्योंकि अगर मेरा नाम, मैं अपना नाम बताता हूं और वोट उस पे बूथ पे जाता हूं और मेरा फोटो मैच नहीं करेगा तो मुझे वोट का अधिकार मुझसे छीन लिया जाएगा। छीन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? हालत ये है कि 91 बार इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है एक ही वोटर लिस्ट में, भाग संख्या 13 वजीरपुर की। और साफ साफ ये बात समझ में आती है, ये वो क्षेत्र है जहां पर हमारे मजदूर भाई रहते हैं, जहां पर हमारे दलित भाई रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में का बूथ है, उसके अंदर ये 91 बार। सीधा सीधा फायदा किसको है? सबको मालूम है कि दलित वोट, गरीब व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। 91 बार अगर एक ही व्यक्ति का फोटो ऐसी जगह पर आता है तो सीधा सीधा मतलब है कि 90 लोगों को उनके वोट के अधिकार से छीना जा रहा है। और ये सिर्फ एक लिस्ट है, ऐसी अनेकों लिस्ट है। हालत ये है कि तमाम कोशिशों और मेहनत के बावजूद, लोगों को प्रताड़ित करने के बावजूद, आप सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन तक रह गए हैं। आज हम ये आपसे अपील भी करना चाहते हैं कि इनका उचित जवाब देने की जरूरत है। हमने इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में अवगत कराया। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि वोट बनाने का जिम्मेदारी ईसीआई की है। हमने ईसीआई को भी मार्क किया था, लेकिन ईसीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे स्थिति में हम ये इंश्योर करेंगे कि कम से कम जो हमारे ये लोग वोटर्स हैं, हम इनको ज़रूर वोट डलवाएं। लेकिन ये एक तरह की चोरी है और इस तरीके की अनेकों अनेक चोरियां ये सरकार लगातार कर रही है। ऐसे समय में मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से भी ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो 30 तारीख को बाई इलेक्शन है, इससे सरकार तो नहीं बदलेगी, ये बात तो तय है। क्योंकि कॉरपोरेशन में जितने नंबर चाहिए उतने नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन इस सोती सरकार को अगर आपको जगाना है, ये वोट चोरी के खिलाफ अगर आप वोट करेंगे तो निश्चित ही एक पूरा बड़ा मैसेज
आप ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में वोट चोरी और इनके जो दलित विरोधी विशेष रूप से और महिला विरोधी जो सरकार है उसको आईना दिखाने का काम जरूर आप इस एक वोट की चोट से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री देवेंद्र यादव जी, उन्होंने गंभीरता से और पूरे विस्तार से हमारी जो दिल्ली की कांग्रेस का लगातार आकलन है उसको आपके समक्ष रखा। मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए आपसे विनम्र सवाल लेने से पहले निवेदन करूंगा कि लंच की व्यवस्था है यहीं साथ में, तो आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना रहेगी कि सभी हमारे पत्रकार और छायाकार और मित्र और साथी लंच जरूर करके जाएं, मेरी विशेष निवेदन है। अब आपका कोई सवाल है तो सवाल के लिए आप आमंत्रित हैं। कोई सवाल आपका है तो प्लीज़ बताइए। क्या क्या एक बार आपने लेबर कानून जो 4 ये बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट है साथियों कि 1942 से 1946 के बीच ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहते हुए यानी लेबर मिनिस्टर रहते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने काम के घंटे 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे किए। न्यूनतम मजदूरी के ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया और मजदूरों को उनके हक अधिकार की मांग करने के लिए उनको हड़ताल का हक दिया। आज जो अधिसूचना जारी की है केंद्र की सरकार ने अभी 5-6 दिन पहले, उसमें उन्होंने काम के घंटे 8 से बढ़ा के 12 कर दिए, हड़ताल करने का अधिकार मजदूरों से छीन लिया और उनको कभी भी बिना कारण बताए निकाला जा सकता है। इस तरह के जो लेबर के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पूरे देश में अधिसूचना जारी की है लेबर से संबंधित कानूनों की। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वास्तव में केवल दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी नहीं है, बल्कि इस देश के मजदूर और किसानों के भी विरोध में है। थैंक यू। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मकसद सिर्फ ये है कि सभी जो लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम में काम करने वाले हैं, अगर आपको कोई शिकायत है तो उसके बारे में आप उससे क्वेश्चन करिए, आप उसको नोटिस दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अननेसेसरी दबाव बनाकर लोगों को सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। कुछ चंद लोगों को जो इनके समर्थक हैं उनको उसमें घुसाने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसा ही प्रयास है और हम इसकी निंदा भी करेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। नहीं, और भी किए हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने एक लिस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी थी वो हमने आपको सामने रखी है और इसकी बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भी हमने कंप्लेंट दर्ज की है। थैंक यू। रिक्वेस्ट है कि खाना के लिए आप आमंत्रित। थैंक यू। आइए पहले एक बाइट लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।